हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छा। तो मैं भी अच्छा। आज आप लोग के वर्ग 9 के हम मॉडल सेट कराने जा रहे हैं विषय विज्ञान के। आप लोग का इसी के पैटर्न पर एग्जाम में सवाल पूछता है। पहला सवाल है कि निम्न में किन राशियों का एसआई मात्रक समान होता है? तो एसआई मात्रक समान होता है चार्ज और वेग का जी, क्योंकि इसका एसआई मात्रक दोनों का होता है मीटर प्रति सेकेंड। ए पर क्लिक कीजिए। फिर नेक्स्ट है कि निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहेंगे? निश्चित दिशा में चलेगा तब किधर चलेगा? एकदम निश्चित दिशा में। निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को विस्थापन कहते हैं। मतलब उसका दिशा एकदम निश्चित होता है। यहाँ से चला तो उसको पता है कि हमको यहाँ पहुँचना है, एकदम निश्चित दिशा में रहेगा, उसको विस्थापन बोलेंगे। वेग का एसआई मात्रक क्या होता है? वेग का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। वेग का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। कह रहा है कि स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है। उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं आडोमीटर। क्या बोलेंगे? आडोमीटर। कितना दूरी तक चला ना दूरी, कितना दूरी तक आज तक चला है वो, चाहे कितनी दूरी तक चला, इसको पता करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? आडोमीटर को। स्पीडोमीटर का होता है कितना स्पीड में चल रहा है, नहीं 40 की स्पीड में, 60 की स्पीड में, उसको बोलते हैं स्पीडोमीटर ना। थर्मामीटर बुखार मापने के लिए काम करता है। तो यहाँ कह रहा है कि दूरी कई गई दूरी को कौन प्रदर्शित करता है? आडोमीटर। कौन करता है बाबू? आडोमीटर। हम लोग पांचवा अब सीखेंगे 11वां सवाल कह रहा है कि ध्वनि किस माध्यम में गमन करती है? हम क्या कर रहा है कि ध्वनि किस माध्यम में गमन करती है? ठोस में, तरल में, गैस में, ये तीनों में ध्वनि चलता है। यही है कि किसी में कम तो किसी में ज़्यादा चलेगा, लेकिन तीनों में चलेगा। पांचवा सवाल में बताना है जी। ठीक है, पांचवा सवाल हम लोग समझेंगे। पांचवा सवाल क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि पिंड का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए, उसका वेग आधा हो जाए, तो पिंड का रैखिक समीकरण समीकरण क्या होगा? रैखिक समीकरण क्या होगा? देखिए, P बराबर होता है एम भी। क्या होता है? एम भी। हाँ, का रैखिक समीकरण होगा यदि पिंड का द्रव्यमान बोले तो एम को यदि दोगुना कर दिया जाए, माने जो एम है उसको स्थान पर 2 करके एम लिखा जाए, और वेग को कह रहा है कि आधा कर दिया जाए, मतलब वेग को भी बटा 2 कर दिया जाए, तो कह रहा है कि रैखिक समीकरण होगा, दोगुना हो जाएगा, वही रहेगा, आधा हो जाएगा ना। तो हम लोग मान बैठा के देखते हैं। यदि पी बराबर एम बराबर कह रहा है कि 2m ले लीजिए, और भी का स्थान पर भी बटा 2 ले लीजिए, तो 2 कट गया, क्या बच जाएगा? एम भी। तो कह रहे क्या होगा? तो देखिए, एम भी पहले था, अभी भी एम भी है, तो वही रहेगा जो पहले था। नेक्स्ट है कि यदि दो वस्तु ए बी के द्रव्यमान 6 kg तथा 34 kg हो, तो किसका जड़त्व अधिक होगा? ई मानो ए है और ई है बी है, तो बी का वजन यदि अधिक है तो जड़त्व भी अधिक होगा ए से। तो देखिए, बी का जड़त्व ए से अधिक होगा। बी विकल्प सही हुआ। शांतवा, न्यूटन की गति के किस नियम का जड़त्व का नियम कहा जाता है? पहला नियम। पहला नियम है, उसको क्या बोलेंगे? न्यूटन का गति का प्रथम नियम, उसी को बोलते हैं जड़त्व नियम। मतलब कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहना चाहती है, कोई वस्तु गतिशील है, गतिशील रहना चाहती है, जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो इसको बोलते हैं न्यूटन का गति का प्रथम नियम, इसी को बोलते हैं जड़त्व का नियम। अगला देखिए, रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट जो है, कह रहा है कि किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? कौन? रॉकेट संवेग के संरक्षण के आधार पर। किसके आधार पर? संवेग के संरक्षण के आधार पर। देखिए, नेक्स्ट है कि 60 kg द्रव्यमान के किसी मनुष्य का भार चंद्रमा पर क्या होगा? देखिए, मनुष्य का जो भार है
60 kg द्रव्यमान के किसी मनुष्य का भार चंद्रमा पर क्या होगा, और जी बराबर लेना है कितना 10। तो देखिए W बराबर फार्मूला होता है mg, कितना होता है mg, m के मान कितना दिया है 60, जी का कितना कहा है 10, तो 60 गुने 10 करेंगे 600। और चंद्रमा पर भार, कहाँ चंद्रमा पर भार हो जाता है 1/6, और गुने जो भार दिया है 600। हाँ चंद्रमा पर कितना 1/6 से इसमें गुना करेंगे चंद्रमा पर हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा, 100 बार में कट जाएगा 100 न्यूटन। 100 न्यूटन पर क्लिक करेंगे। ठीक है 10वां कर रहा है 10वां सवाल कि यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए ना, दो वस्तुओं के बीच की दूरी मान के चलो कि यहाँ से यहाँ तक है, इसको दूरी को अधिया देंगे, आधा कर दिया जाए तो इधर हो जाए, मानो पूरा है आर, पूरा का है आर, इधर हो जाएगा r/2 और इधर भी हो जाएगा r/2, अधिया दिया जाए तो उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार बदलेगा। देखिए F बराबर होता है Gm1 इंटू m2 और बटा में r², बटा में क्या हो जाएगा r²। अब लिखेंगे Gm1 इंटू m2, r जो स्क्वायर है ये r² है, r के स्थान पर लिखेंगे r/2, अधिया देंगे तो हो जाएगा r/2, और Gm1 m2, अब इसको क्या लिख देंगे r², अब बाटा में 2 की स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, ही दोनों पर स्क्वायर r² और 2 की स्क्वायर 4, और फिर क्या हो जाएगा Gm1 इंटू m2, गुना करेंगे तो 4 चल जाएगा ऊपर और r² आ जाएगा नीचे, तो ये हो जाएगा फार्मूला के रूप में। देखिए हो गया Gm1 m2 और बाटा में r², यही ना था, लेकिन इसमें 4 से गुना हो गया, इसको बोलेंगे 4 गुना, इसको क्या बोलेंगे 4 गुना बढ़ जाएगा, ये विकल्प सही हो गया। अब हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 सीखेंगे। कौन 11 है, ध्वनि किस माध्यम में गमन करती है, ठोस तरल गैस तीनों में, इसलिए सभी हो जाएगा, कोई में कम कोई में ज्यादा करती है। वायु में ध्वनि तरंग निम्न में से किस का उदाहरण है, अनुदैर्घ्य तरंग, इसका है अनुदैर्घ्य तरंग का, ये विकल्प सही हो गया। कह रहा है कि वायु में ध्वनि तरंग निम्न में से किस का उदाहरण है, अनुदैर्घ्य तरंग का। कह रहा है कि मानव श्रेणी का श्रव्य परास की ऊपरी आवृत्ति सीमा लगभग होती है। देखिए ना, मनुष्य जो है वो सुनता है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक, इतना तक सुनता है। और इसको देखिए के में बदलेंगे तो ये 3 गो जीरो खत्म हो जाएगा, क्योंकि इतना बराबर के हो जाता है, तो KHZ। ठीक है, ये तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख है, ये होगा नहीं। तो इसमें से कितना होता है 20 हर्ट्ज लेकर, तो ऊपरी सीमा बोला है इसलिए हो जाएगा 20,000 हर्ट्ज बराबर 20 के हर्ट्ज। तो देखिए 20 के HZ में आप क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट है, दो विभिन्न पदार्थों के कणों को स्वतः मिलना क्या कहलाता है, विसरण। क्या कहेंगे विसरण, क्या बोलेंगे विसरण। जैसे हम पानी को लिए और इसमें डाल दिए इंक, क्या डाल दिए इंक डाल दिए 1-2 बूंद, तो पूरा पानी में मिल जाता है, उसको विसरण बोलते हैं। बर्फ का गलनांक कितना होता है, देखिए बर्फ का गलनांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस और इतना बराबर होता है 273 केल्विन। तो देखिए इसमें देखेंगे कि कौन सही होगा। देखिए केल्विन में दिया है 273.16 केल्विन, यही होगा, इतना बराबर 0 डिग्री सेल्सियस होता है। कह रहे कि निम्न में किसे सबसे अधिक संप्रेक किया जा सकता है, नमक को, तेल को, हाइड्रोजन गैस को, जल को। सबसे ज्यादा किया जाता है हाइड्रोजन गैस को, किसको हाइड्रोजन गैस को।
अगला है कि निम्नलिखित में से कौन यौगिक का उदाहरण है? लोहा, पीतल, जल, तांबा। कह रहे कि कौन यौगिक है। देखिए इसमें से ये लोहा जो है ये एक ही तत्व से मिलकर बना है, इसलिए लोहा जो है आपका यौगिक नहीं हुआ। तो जल यौगिक होगा क्योंकि इसमें क्या से मिलकर बनता है, इसका फार्मूला क्या होता है? H2, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन H2 होता है। ठीक है, तो यही आपका हो गया यौगिक। यौगिक किसको बोलते हैं? जिसका दो या दो से अधिक तत्व मिलता है उसका फार्मूला होता है, उसको यौगिक बोलेंगे। नेक्स्ट है कि पीतल किस धातु का मिश्रण है? जो पीतल है कौन कौन धातु इसमें मिला हुआ है? तो जिंक और कॉपर मिलकर बनता है पीतल। नहीं यहाँ तो एक ट्रिक दे रहे हैं, और ट्रिक का नाम रहेगा पिताजी। का नाम रहेगा पिताजी। पिताजी बने बोले तो पी से हो गया पीतल, का हो गया? पीतल। और ता से हो गया तांबा, कौन चीज? तांबा। और जी से हो गया जिंक, का हो गया? जिंक। मतलब जिंक और तांबा से कौन बनता है? पीतल। तो जिंक का फार्मूला होता है Zn और तांबा के का होता है? Cu। का होता है? Cu। और दोनों जो रहेगा वही आंसर हो जाएगा। इसको याद कर लीजिएगा, पिताजी पीतल बनता है तांबा और जिंक से, जिंक और तांबा से। ये विकल्प सही है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। अब देखिए कह रहा है कि जल का बर्फ में बनना। देखिए रासायनिक परिवर्तन किसको कहेंगे? जो एक बार हो जाए दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो कह कि जल का बर्फ में बदलना, भोजन का पचना। हाँ, भोजन का पचना होगा। क्यों? कि एक बार भोजन पच गया तो फिर भोजन नहीं बनने पाएगा। ठीक है, बाकी सब भौतिक परिवर्तन है। कह रहा है कि सोडियम ऑक्साइड का सूत्र निम्न में कौन होता है? Na2O होता है। 36 ग्राम जल में जल के कितने मोल होंगे? 36 ग्राम जल में जल का मोल ज्ञात कीजिए। कितना कितना ग्राम का रहा है? 36 ग्राम। कितना ग्राम? 36 ग्राम। तो देखिए मोल बराबर हम लोग सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे। क्या लिखेंगे? फार्मूला। और मोल बराबर फार्मूला होता है मोलों की संख्या बराबर फार्मूला होता है द्रव्यमान बटा अनुभार। द्रव्यमान बराबर बटा अनुभार होता है। मोल की संख्या बराबर यही फार्मूला होता है। क्या होता है? द्रव्यमान बटा अनुभार। अब देखिए इसमें जो द्रव्यमान दिया है 36, कितना दिया है? 36। और देखिए कितने जल मौजूद है। जल का हम लोग अनुभार ज्ञात करेंगे H2O का, तो हो जाएगा। देखिए यहाँ 1 है, 1 गुने 2 अब प्लस ऑक्सीजन को होता है 16। कितना होता है? 16 ना। तो 2 एकम 2 और 16, 16 2 18। तो यहाँ 18 से डिवाइड करेंगे तो 18 दूना 36 यानी कि 2। बी पर क्लिक करेंगे। फिर कह रहा है कि C2 और A2 मोलर द्रव्यमान क्या होगा? C2 और H2। C2 बोले तो इसका होगा 2 गुने 12। कितना होगा? 2 गुने 12। तो 12 दूना 24। और क्या है? H2 का हो जाएगा 1 गुने 2, तो होगा 2। दोनों के जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 26। 26 पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रॉन की खोज कौन किया है? इलेक्ट्रॉन की खोज देखिए आप लोग याद कर लीजिएगा, ईंटा पर मोर नाचे। ईंटा पर मोर नाचे। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया है? ईंटा। कौन किया है? ईंटा। तो कैसे जानेंगे कि ईंटा? ई से हो गया इलेक्ट्रॉन। ई से कौन का हो गया? इलेक्ट्रॉन। और टा से हो गया टॉमसन, या ना। तो हो गया J.J. थॉमसन ना। तो ईंटा पर कौन खोजी? J.J. थॉमसन। ना परमाणु का खोज कौन किया है? रदरफोर्ड। ठीक है। न्यूट्रॉन का कौन खोज किया है? चैडविक। याद रखिएगा। लेकिन हम लोग का अभी पूछा इलेक्ट्रॉन था J.J. थॉमसन। क्वेश्चन नंबर 24 है कि एक तत्व में 11 इलेक्ट्रॉन है।
एक तत्व में कितने इलेक्ट्रॉन है? 11। 11 इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है? 11। इलेक्ट्रॉन बराबर कितना है? 11। 11 इलेक्ट्रॉन है तो तत्व का परमाणु संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है और उतना ही परमाणु संख्या होता है, तीनों बराबर होता है। तो परमाणु संख्या बराबर कितना होगा? 11। कितना होगा? 11। ए पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि किसी तत्व के समान समस्थानिक में निम्न में से कौन और परमाणु का समान नहीं होगा? किसी तत्व के समान समस्थानिक में निम्न में से कौन और परमाणु का समान नहीं होगा? कह रहा है कि कोना के समान नहीं होगा? इलेक्ट्रॉन के, प्रोटॉन के, न्यूट्रॉन के समान नहीं होता है। दोनों देखिए समान होते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन देखिए दोनों समान होता है ना, और न्यूट्रॉन नहीं होता है। नेक्स्ट बोले तो 26। 26 है कि निम्न में से कौन एक कोशिका जीव का उदाहरण है? अमीबा। कौन चीज? अमीबा। लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है? गोल्जी उपकरण। कौन? बोलिए। और लाइसोसोम का आत्महत्या की थैली भी बोलते हैं, याद रखिएगा। कोशिका झिल्ली के आर पार पदार्थों का आना जाना किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? अवशोषण, विसरण, परासरण, संवहन। परासरण। कौन चीज? परासरण। कह रहा है कि पौधे के शीर्ष पर कौन सा ऊतक पाया जाता है? विभाज्योतक पाया जाता है। कौन पाया जाता है? विभाज्योतक। रक्त के तरल आघातरी भाग को क्या कहते हैं? रक्त के तरल आघातरी भाग को क्या कहते हैं? जल, प्लाज्मा। क्या बोलते हैं बाबू? प्लाज्मा। नेक्स्ट, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से। दूध कैसा होता है? उजला होता है ना, उजला को बोलते हैं श्वेत। कौन से? श्वेत क्रांति कौन से? दूध से। निम्न में कौन रबी फसल का उदाहरण है? रबी फसल चना। कौन है? चना। रबी फसल का उदाहरण होता है चना, गेहूं ना। फिर है कि जीवों के वर्गीकरण के सर्वाधिक मूलभूत लक्षण क्या होता है? कैसे मने वर्गीकरण करते हैं सबसे ज्यादा? हैं किसको द्वारा? तो उसका निवास स्थान, उसके पोषण की प्रक्रिया, उसका कोशिका संरचना जी, उसका कोशिका संरचना से। पादप वर्ग का उभयचर किसे कहता है? मतलब जो जल में भी रह जाएगा और जमीन पर भी रहता है, स्थल पर भी, उसको बोलते हैं उभयचर। किसको? ब्रायोफाइटा को। किसको बोलते हैं? ब्रायोफाइटा को। व्हेल निम्नलिखित में से किस वर्ग में संबंधित है? मत्स्य, मछली बोलते हैं उसको। वैश्विक ऊष्मन के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है? वैश्विक ऊष्मन के लिए कह रहे हैं कौन सा गैस उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन उत्तरदायी है बाबू? कार्बन डाइऑक्साइड। 37 है कि जल प्रदूषण में निम्न में से कौन सा प्रभाव नहीं होगा? जल प्रदूषण में से निम्नलिखित में से कौन प्रभाव नहीं होगा? जल के तापमान में परिवर्तन। जल प्रदूषण से निम्नलिखित में कौन सा प्रभाव नहीं होगा? जल के तापमान में परिवर्तन, हैजा, जल में ऑक्सीजन की कमी, फेफड़ों संबंधी रोग। फेफड़ों संबंधी रोग जो है जल प्रदूषण हो गया है, हम जब तक इसको पिएंगे नहीं तब तक ये खराब नहीं होगा। हैजा इसको गंधक से भी हो जाएगा, ठीक है, लेकिन सांस लेंगे तो फेफड़ा में भी प्रॉब्लम होगा। जल के तापमान में परिवर्तन नहीं होगा। इसको एक बार बढ़िया से देख लीजिएगा, ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में कौन असंक्रामक रोग है? संक्रामक रोग किसको बोलते हैं? यदि रोग हो गया तो दूसरा में नहीं फैलेगा ना, उसको बोलेंगे संक्रामक। जो रोग फैलने लगता है, जैसे कोरोना था, बहुत फैल रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? संक्रामक, ठीक है। तो खांसी जुकाम होगा तो एक दूसरे में से हो सकता है। रतौंधी मतलब रात में नहीं दिखाई देगा, तो दूसरा ई नहीं फैलने वाला, ये बीमारी नहीं है। हैजा फैलेगा, काला बाजार फैलेगा, लेकिन रतौंधी नहीं फैलता है, यह संक्रामक है। निम्नलिखित में कौन दीर्घकालिक रोग उदाहरण है, मैंने बहुत समय तक रहता है? टीबी। कौन? टीबी। जीवाणु निम्नलिखित में से कौन वर्ग में आते हैं? प्रोटिस्टा। कौन चीज? प्रोटिस्टा। मोनेरा, प्लांटी फंजाई, मोनेरा होता है। कौन होता है? मोनेरा।
आपका साइंस के सेट कंप्लीट होता है। अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू ऑल।